हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उस कंपनी के बारे में डीपली स्टडी किया जाता है, उसके फंडामेंटल्स को समझा जाता है, एक प्रॉपर वैल्यूएशंस को देखा जाता है और फिर मन बनाते हैं कि हम लोग को उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका आईपीओ कल लास्ट डे है फिलअप करने का। तो मैंने सोचा कि उसके बारे में आज डिस्कशन किया जाए, ताकि अगर आप कल फॉर्म भरना चाहते हैं, आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सके कि कल आपको उसमें लास्ट डे अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो अब हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि इसके फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी किस ऑब्जेक्टिव से आ रही है, ये सबको काफी डिटेल में और ढंग से समझेंगे। कंपनी का अगर मैं इंडस्ट्री देखूं तो देखिए बियरिंग में है। ऑलरेडी हम लोगों ने एक आध बियरिंग कंपनीज का ऑलरेडी रिसर्च कर रखा है। एनआरबी बियरिंग पे मैंने ऑलरेडी डीप डाइव रिसर्च कर रखा है। अगर आप उसको भी स्टडी करना चाहें तो आप उसको भी हमारे चैनल में विजिट करके उसके वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं आई बटन में भी कोशिश करूंगा, लिंक लगा दूंगा। ये कंपनी का पूरा नाम है हर्षा इंजीनियरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड। इशू जो है वो 14 तारीख से 16 तारीख तक ओपन रहेगा, यानी कल आप लोगों के लिए लास्ट डे है अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो। प्राइस बैंड जो है 314 रुपया से लेके 330 रुपया के प्राइस बैंड में रखा गया है। और लॉट साइज जो है 45 इक्विटी शेयर्स के मल्टीपल में एक एक लॉट आपको मिलेगा। अगर मैं टोटल ऑफर का बात करूं तो 755 करोड़ का टोटल इशू साइज है। पब्लिक इशू कितना होगा? करीब करीब 2 करोड़ 28 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 रुपया का फेस वैल्यू है। ठीक है। एंड ऑफर फॉर सेल जो होगा वो करीब करीब 90,90,000 शेयर का ऑफर्स फॉर सेल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने एंकर इन्वेस्टर, ऑलरेडी 30% एंकर इन्वेस्टर मिल चुका है। क्यूआईबी जो एक्स एंकर एंकर इन्वेस्टर्स थे, इन लोगों को ऑलरेडी शेयर्स इन लोगों ने टेंडर कर लिए। अब अगर बात करें तो टोटल 100% बुक बिल्डिंग है, 10 रुपया का फेस वैल्यू है। इक्विटी शेयर प्री इशू कितना था? 7.7 करोड़ था। फ्रेश इशू 1.4 करोड़ होगा। तो अल्टीमेटली 9.1 करोड़ हो जाएगा। लिस्टिंग के बाद आपको अगर नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है तो 9.1 करोड़ शेयर्स इनका लिस्टिंग के बाद होगा। मार्केट कैप अगर हम लोग देखें तो 3,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो जाएगा। ये डेटा कहां पर लिया हुआ है? हायर प्राइस बैंड के बेसिस पे। हायर प्राइस बैंड यानी 330 रुपए के बेसिस पे कैलकुलेशन किया हुआ है। तो इनका मार्केट कैप 3,000 करोड़ आएगा। अब आता है कि क्यों ये लोग ऑफर फॉर सेल जो ला रहे हैं, ये जो आईपीओ ला रहे हैं, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, ऑफर फॉर सेल क्या होता है और फ्रेश इशू क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। क्या होता है, हम लोग ये सब टेक्निकल वर्ड्स को अगर हम लोग ढंग से नहीं समझेंगे ना तो पढ़ने के बाद भी कुछ समझ में नहीं है। तो ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि ये कंपनी जो अब पब्लिक लिमिटेड बनने जा रही है, इसके पहले ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ करती। तो इनके शेयर्स किसी फंड हाउस के पास या किसी प्राइवेट इक्विटी के पास, इन लोगों के पास कुछ शेयर्स थे, या प्रमोटर के पास पूरा शेयर था, कहीं ना कहीं इनके शेयर्स थे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं, इस आईपीओ के इस आईपीओ के प्रोसेस में ये पुराने शेयर होल्डर्स अपना शेयर हम लोग को आईपीओ में देने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब पुराने शेयर होल्डर अपना शेयर बेचते हैं तो उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। और कंपनी अगर नए शेयर लॉन्च करता है उसको बोलते हैं फ्रेश इशू। यानी पहले इनके 7.7 करोड़ शेयर्स थे, अभी ये लोग नया और कुछ शेयर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो टोटल इनके पास 9.1 करोड़ शेयर्स हो जाएंगे। तो जो नया शेयर लॉन्च हो रहा है उसको बोलते हैं फ्रेश इशू। और ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है जहां पर पुराने शेयर होल्डर लोग अपना शेयर्स बेच रहे हैं। तो ये सब टेक्निकल वर्ड्स आपको क्लियर होना चाहिए। तो ऑफर फॉर सेल में क्या हो रहा है, द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स। ऑब्वियसली जो पुराने शेयर होल्डर है वो लोग अपना शेयर बेच रहे हैं, तो जो भी पैसा आएगा उन लोगों के पास जाएगा, कंपनी के पास यहाँ कोई पैसा नहीं आएगा। फ्रॉम द ऑफर फॉर सेल बाय सेलिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है। अब इसमें कौन कितना शेयर बेच रहा है ये आप देख सकते हो। 667 मिलियन शेयर्स राजेंद्र शाह बेच रहे हैं। 750 मिलियन शेयर हरीश रंगवाला। अप टू 165 मिलियन शेयर्स बेच रहे तिलक शाह। और 750 मिलियन शेयर्स चौशीला रंगवाला। एंड अप टू 667 मिलियन निर्मला शाह। तो ये लोग इस तरह से ही अपने अपने शेयर्स बेच रहे हैं। फ्रेश इशू का यूज कहाँ होगा? फ्रेश इशू का मतलब ये जो इशू करके पैसा आएगा ये पूरे कंपनी के पास आएगा। तो कंपनी इस पैसा का क्या करेगी वो आईपीओ नोट में बताना पड़ता है। तो प्री पेमेंट और शेड्यूल्ड रीपेमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बोरोइंग अवेल्ड बाय द कंपनी।
यानी ये बोल रहे हैं कि कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग डेट है उसको प्री पेमेंट करके कंपनी कोशिश करेगी अपने डेट को या तो पूरी तरह से रिड्यूस खत्म कर देने का, या तो बहुत कम, मतलब कंप्लीटली रिड्यूस कर देने का। फिर जो पैसा बचेगा उससे क्या करेंगे? फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट टुवर्ड्स परचेज ऑफ मशीनरी। तो एक मशीनरी ये लोग खरीदने जा रहे हैं जहां पर करीब करीब 78 करोड़ रुपए का जरूरत है, तो वो पैसा से ये लोग मशीन खरीदेंगे, तो ये इनके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का काम करेगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर्स एंड रिनोवेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज, यानी जितने इनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कुछ खराब है तो उसको रिपेयर कराएंगे, कुछ पुराने हो गए तो उसको रिनोवेट कराएंगे। ये सारा में इनका 7 करोड़ रुपया करीब खर्चा होगा, एंड बाद बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हम लोग को क्लियर हो गया कि कंपनी कितना ऑफर फॉर सेल ला रही है, कितना फ्रेश इशू ला रही है, और इनके पीछे का इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम लोग समझते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी क्या है? हर्षा इंजीनियरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड इज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रिसिशन बियरिंग केजेस अमंग ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। तो जितने भी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं जो प्रिसिशन बियरिंग केजेस बनाते हैं उसमें दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। अब क्वेश्चन आता है कि प्रिसिशन बियरिंग केजेस क्या होता है, तो ये भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। पहले एक बेसिक इसको समझ लेते हैं, फिर प्रोडक्ट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। In terms of revenue, and is among the leading manufacturer of precision bearing cages in the world, or world may be one of the leading manufacturers. HAIL offers diversified suite of precision engineering products across geographies and end user industry. तो ऐसा नहीं है कि ये लोग खाली प्रिसिशन बियरिंग केजेस बनाते हैं, प्रिसिशन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में और भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स है जो इनके पोर्टफोलियो में है, और वो ये लोग अक्रॉस ज्योग्राफीज और एंड यूजर इंडस्ट्रीज बेचते हैं। नाउ व्हाट इज अक्रॉस ज्योग्राफी? अक्रॉस ज्योग्राफी मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर यूरोप, यूएस, ये सब जगह में भी ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। और एंड यूजर इंडस्ट्री मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे दे आर नॉट डिपेंडेंट, वो लोग और भी बहुत सारे इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। कंपनीज बिजनेस कंप्राइजेज ऑफ इंजीनियरिंग बिजनेस। तो ये लोग जो बियरिंग बनाते हैं इसमें बेसिकली इंजीनियरिंग का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए ये इंजीनियरिंग बिजनेस के कैटेगरी में आता है। अंडर विच HEIL मैन्युफैक्चरर्स बियरिंग केजेस। अब ये जो बियरिंग केजेस बनाते हैं, अगेन आई विल डिस्कस व्हाट इज बियरिंग केजेस। तो बियरिंग केजेस ये लोग जो बनाते हैं वो किससे किससे बनाते हैं? ब्रास से बनाते हैं, स्टील से बनाते हैं, पॉलीअमाइड मटेरियल से बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड प्रिसिशन स्टैम्प्ड कंपोनेंट्स। तो मेन इनका प्रोडक्ट क्या है? बियरिंग केजेस। उसके अलावा और क्या क्या बनाते हैं? उसके अलावा ये लोग बनाते हैं कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड प्रिसिशन स्टैम्प्ड कंपोनेंट्स, वेल्डेड असेंबलीज। वेल्डेड मतलब जो कुछ पार्ट्स, ऐसा मशीन का पार्ट्स जो कि मशीन में इस्तेमाल होते हैं, वेल्ड करके वो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड ब्रास कास्टिंग्स एंड केजेस एंड ब्रोंज बशिंग्स। तो ब्रास के कास्टिंग्स बनाते हैं। कास्टिंग्स मतलब क्या होता है? मेटल को शेप देके जब एक प्रॉपर शेप दिया जाता है मेटल को पिघला के, तो उसको बोलते हैं कास्टिंग्स। तो वो मेटल लोहा हो सकता है, वो मेटल ब्रास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये लोग ब्रास का बनाते हैं एंड केजेस बनाते हैं, ब्रास के कास्टिंग्स एंड केजेस बनाते हैं, और ब्रॉन्ज के बशिंग्स बनाते हैं। ये लोग सोलर ईपीसी के बिजनेस में भी है, बट ये इतना माइन्यूट है कि इसको बोल के कोई मतलब नहीं, ये हार्डली इससे कोई रेवेन्यू आता है। ठीक है। अंडर विच दे प्रोवाइड्स कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव टर्नकी सॉल्यूशंस टू ऑल सोलर फोटोवोल्टाइक रिक्वायरमेंट्स। यानी ये लोग टर्नकी प्रोजेक्ट्स लेते हैं और ये सोलर वोल्टाइक का रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का काम करते हैं, बट अभी ये बहुत ही छोटा बिजनेस है कंपनी। HAIL has approximately 50 to 60% of the market share in the organized segment of the Indian bearing cages market. यानी इंडिया का जो bearing cages market है organized segment में, उसमें 50 to 60% मार्केट शेयर है। तो अब इसको आपको थोड़ा सा नंबर्स को टेक्निकली समझना होगा। ये लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरा इंडिया के मार्केट में 50-60% मार्केट शेयर है, नहीं। ये लोग बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट जितना भी है उसमें 50 to 60% मार्केट शेयर है। अब यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या हो सकता है। मान लो कि टोटल इंडिया में 1000 पीस बिकता है, तो 1000 पीस में मान लो ऑर्गेनाइज्ड में सिर्फ 200 पीस बिकता है और अनऑर्गेनाइज्ड में 800 पीस बिकता है। तो इनका जो ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट है जहां 200 पीस बिकता है उसमें 60% शेयर है। तो यानी और ये लोग कितना बेचते हैं? बेसिकली 120 पीस बेचते हैं। तो 1000 में से 120 पीस इनका बिकता है। ऐसा नहीं कि 1000 का 50-60%।
तो ये स्टाइल होता है लिखने का, ताकि जो पढ़ रहा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, उसको लगे कि नंबर्स बहुत अच्छा नहीं। ये सब इसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। हम लोग को रिटेल इन्वेस्टर को यही सब वर्ड्स में फंसाया जाता है। आप ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है, 50 to 60% ऑफ द मार्केट शेयर इन द ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट। अब ये क्वेश्चन मार्क है कि ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट कितना है। ये मैंने अभी जो एग्जांपल दिया 20% का या समथिंग का, वो तो मैंने अपने मन से कैलकुलेशन समझाने के लिए दिया। तो करेंटली वी डोंट नो कि ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट कितना है। तो ये क्या है, ये लोग खाली ऑर्गेनाइज्ड के 50% है, and 6.5% of the market share in the global organized bearing cages। और ग्लोबली जितना ऑर्गेनाइज्ड बियरिंग केजेस है, जितना बड़ा मार्केट है, उसमें इनका होल्डिंग 6.5% है। यानी इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड में 50-60% है, पर ग्लोबल लेवल में 6.5% है। और सिर्फ 6.5% मार्केट शेयर में ये लोग बोल रहे हैं ग्लोबली वन ऑफ द बिगेस्ट है। अभी इन्होंने बताया ना कि ग्लोबली दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, तो उसमें इतने बड़े प्रोड्यूसर है पर मार्केट शेयर सिर्फ 6.5%। तो ये सब बात थोड़ा सा क्या होता है, माइंड को कॉम्प्लिकेट करता है। मार्केट्स फॉर ब्रास, स्टील एंड पॉलीएमाइड केजेस इन करंट ईयर 2021। द कंपनी ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ बियरिंग केजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 20 to 2000 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो ये लोग जो केजेस प्रोवाइड करते हैं, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, एक वाइड रेंज ऑफ डायमीटर के ये केजेस प्रोवाइड करते हैं। और इसका एप्लीकेशंस कहाँ होता है, इट फाइंड्स एप्लीकेशंस इन। अब इसको ध्यान से समझिएगा, दिस इज इंटरेस्टिंग। इनका जो एप्लीकेशंस होता है जो बियरिंग केजेस का, वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोटिव पे नहीं होता है, यानी सिर्फ गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं होता है, और भी बहुत सारे इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे रेलवेज, जैसे एविएशन, जैसे एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शंस, माइनिंग, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल सेक्टर्स। तो इतने सारे सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये चीज बहुत अच्छा है कि इनका प्रोडक्ट किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, कि कल को अगर ऑटो में स्लो डाउन आ गया तो इनका धंधा बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऑटो भी अच्छा कर रहा है। रेलवेज तो हम लोग जान ही रहे हैं कि गवर्नमेंट रेलवेज को लेके कितना ज्यादा एक्साइटेड है, कितनी ज्यादा बुलिश है रेलवेज को लेके। एविएशन भी धीरे धीरे पिकअप करेगा। एरोस्पेस में हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे काफी जोर देना पड़ेगा, तो वहां पर इनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बनेगा। माइनिंग का काम, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगा तो स्टील का डिमांड होगा, स्टील का डिमांड होगा तो माइनिंग एक्टिविटीज होंगी। तो वी कैन कनेक्ट द डॉट्स, इस तरह से हम लोग डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। एग्रीकल्चर में ऑलरेडी रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल्स में, रिन्यूएबल्स में, तो काफी जगह इनके एप्लीकेशन है। ऐसा बात नहीं है कि इनका एप्लीकेशंस नहीं है। Bearing cages are important component within a bearing and require highest lead time for development and technical and tooling expertise in manufacturing। अब ये जो bearing cages होता है, ये सबसे ज्यादा one of the most critical component है जब पूरे bearing का मैं बात करता हूँ। तो अब ये bearing cages होता क्या है, इसको समझते हैं। ये bearing cages क्या होता है, bearings तो क्या होता है, गोल गोल बॉल्स होता है, ठीक है। पर ये गोल गोल बॉल्स को अपने जगह पे टिका के रखने के लिए एक चेन जैसा केज का जरूरत होता है। एक चेन जो बॉल बियरिंग्स को अपने पास ऐसे टिका के रखेगा, ऐसे बांध के रखेगा, इधर उधर फैलने नहीं देगा। तो ये जो चेन जैसा मटेरियल है, जो बॉल बियरिंग्स को अपने अंदर ऐसे पूरा होल्ड करके रखा है, ये जो मैं ऊपर से बना रहा हूँ बॉल्स के ऊपर, दिस इज बेसिकली बियरिंग केज। ये बियरिंग केज होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि ये अगर जरा सा भी फॉल्टी हो गया और इसके और गाड़ी का प्रेशर, इसके जब भी कोई भी मशीन्स का मूवमेंट होता है तो इसके ऊपर काफी प्रेशर आता है, तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो इसको बनाने में जो लीड टाइम लगता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, और इसको बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से एकदम नाप तोल के बनाया जाता है। तो इट रिक्वायर्स अ डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एंड टूलिंग एक्सपर्टाइज का जरूरत पड़ता है इसको बनाने के लिए, when compared to other components। यानी अदर कंपोनेंट्स में भी दिमाग तो लगता है, पर इसमें जितना एक्यूरेसी का जरूरत है ना, उतना दूसरे प्रोडक्ट्स या कंपोनेंट्स में नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारे ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जो कंपनी बियरिंग बनाती है, वो लोग केज बनाने का जिम्मेदारी दूसरों को दे देते हैं। बोलते हैं इतना टेंशन हम लोग नहीं पालेंगे, रिस्क नहीं पालेंगे, जो एक्सपर्ट है ना केज बनाने में उन्हीं को दो। So each of the company's top 5 customers groups, excluding customer contributing to revenue from scrap sales, have been their customer over decade। यानी ये बोल रहा है कि जो टॉप 5 कस्टमर है इस कंपनी के,
वो लोग इनके साथ 10 साल 20 साल से इनके लॉन्ग कस्टमर्स। देयर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर इज इंडिकेटिव ऑफ देयर क्वालिटी। और इससे पता चलता है ये लोग कितना अच्छा क्वालिटी बना के देते हैं कि कस्टमर इतने सालों से इन्हीं से सामान ले रहे हैं। HAIL has 4 strategically located manufacturing facility for their engineering business, with one of their principal manufacturing facility at Changodar and one at Moria near Ahmedabad in Gujarat in India, one manufacturing unit at Changshu, China and Gimbab in Romania. तो इनके पास टोटल 4 फैसिलिटी है, एक चाइना में, एक रोमानिया में, एक गुजरात में और एक छंगोदर में। ठीक है। With these strategically located manufacturing facilities spread across India, China and Romania, ये basically देखें तो 3 कंट्री में इनका मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया में, चाइना में और रोमानिया में। As on March 22, their aggregate installed capacity across the manufacturing was 4,596 टन per annum. तो अभी तक as on March इनका कैपेसिटी कितना है? 4,600 टन के आसपास का है फॉर कास्टिंग्स एंड ऑलमोस्ट 1100 मिलियन पीसेस ये लोग बियरिंग केजेस का बनाते हैं। They supply products to customer over 25 countries covering 5 continents. यानी इनके कस्टमर नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोप में है, ठीक है, एशिया में है, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, इतने जगह इनका प्रेजेंस है। They also provide EPC सर्विस टू सोलर वोल्टाइक इंडस्ट्री। मैंने ऑलरेडी बताया ये कोई बहुत छोटा डिवीजन है, तो इसके बारे में तो अभी फिलहाल पढ़ के भी कोई मतलब नहीं। HAIL has 3 wholly owned subsidiary, एक चाइना में that is हर्षा प्रिसिशन बियरिंग कंपोनेंट्स लिमिटेड, वन इन यूएस अमेरिका मतलब यूएस में HASPL अमेरिकास कॉर्पोरेशन और एक नेदरलैंड में। 3 इनके सब्सिडरी है, होल्ली ओन्ड है यानी 100% होल्डिंग है इसमें। तो कौन कौन सा है? एक चाइना में, एक यूएस में और एक नेदरलैंड्स में। ठीक है। अब ओवरऑल व्यू क्या बनता है? हर्षा इंजीनियरिंग इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रिसिशन बियरिंग केज इन इंडिया विद मार्केट शेयर ऑफ 60%। बट याद रखना 60% ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ऐसा मत सोचना कि 60% मार्केट शेयर है, ऑर्गेनाइज्ड में ही खाली है। इट इज वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल बियरिंग केजेस विद 6.5% ग्लोबल मार्केट शेयर। Bearing cages are critical parts of bearing and require high precision technology to manufacture. Hence, major bearing manufacturers have outsourced the production of bearing cages, resulting in concentration of few players globally. यानी बड़े-बड़े जो लोग bearing बनाने वाली कंपनीज हैं, उन लोगों ने अपने केज के मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर दिया है। तो इस वजह से क्या है, ग्लोबल लेवल में भी खाली गिनी चुनी बड़ी-बड़ी कंपनीज है जो bearing का केजेस बनाती है। Further, HAIL is successful in diversifying their product portfolio into production of bronze brushing, stand casting and specialized stamped components. तो bearing cage के अलावा 3 और इनके important product है, bronze brushing, stand casting and specialized components to cater to end user industries like wind, mining and shipping. The company plans to scale up their low volume, high value segment in next 3 to 5 years. तो ये तो हम लोग को ऑलरेडी समझ में आ गया मोर और लेस। अब इनका रेवेन्यू देख लो। तो रेवेन्यू अभी जो है इंडिया से कितना आता है, FY22 को ही देखते हैं। नियरेस्ट जो है इंडिया से 30% रेवेन्यू आता है, आउटसाइड इंडिया से 63% रेवेन्यू आता है। ज्योग्राफी का बात करें, अब इसको नोट करना, ये कितना बड़ा रिस्क हो सकता है, दैट इज समथिंग टू लुक आउट फॉर। यूरोप से 38%, इंडिया से 30%, चाइना से 13%, अमेरिका से 6.2% एंड अदर से 6.1। तो अगर मैं खाली अमेरिका और यूरोप को जोड़ दूं तो इनके 43% के आसपास रेवेन्यू अमेरिका और यूरोप से आता है। अब यूरोप और अमेरिका में दिक्कत समझिए क्या हो रहा है। रशिया ने यूरोप का गैस सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दिया और विंटर्स आएगा तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इस वजह से हम लोग को देखने मिल रहा है कि यूरोप में बहुत सारे प्लांट्स को टेम्पोरली शट डाउन कर दिया जाए। तो प्लांट्स अगर यूरोप में शट डाउन होंगे तो वहां पर से जो इनका ऑर्डर आता है या वहां पर जो इनका रेवेन्यू होता है, डेफिनेटली दैट विल बी इम्पैक्टेड। और वो रेवेन्यू इम्पैक्ट ऐसा नहीं होगा कि 5 या 10% का फॉल होगा। हो सकता है अगर प्लांट बंद हो गया वहां का तो ऑर्डर कौन देगा? तो उधर से जो 43% रेवेन्यू आ रहा है वो पूरा का पूरा 43% रेवेन्यू इज एट रिस्क। ऐसा नहीं है कि 2-4-5% का ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर वहां के प्लांट्स बंद होने लगे तो कुछ भी डिमांड नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क है जो ये लोग फेस करेंगे, बिकॉज इनका बिजनेस यूरोप और अमेरिका में 43%, इंडिया में 30% है। तो इंडिया तो चलो अभी इंसुलेटेड है ये सब प्रॉब्लम से। लेट्स सी कितना दिन रहता है। चाइना भी ठीक ठाक है, चाइना में भी स्लो डाउन आ रहा है, चाइना में भी आए दिन लॉकडाउन लग जाता है। तो ये 13% भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क में ही रहता है, कब लॉकडाउन लग जाएगा, कब क्या वहां का गवर्नमेंट डिसीजन ले लेगा। तो
देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क ऑन दिस। तो यहाँ भी मेरे को लगता है 5-7% का रिस्क है। तो ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं 50% रिवेन्यू जो इनका है ना अभी, वो मुझे थोड़ा रिस्क पे लगता है कि 50% ऑफ द रिवेन्यू शॉर्ट टर्म बेसिस पे, लॉन्ग टर्म का बात नहीं कर रहा हूँ। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं शॉर्ट टर्म बात कर रहा हूँ कि 50% ऑफ द रिवेन्यू मुझे थोड़ा सा रिस्क जोन में इनका दिखता है। कस्टमर वाइज अगर मैं बात करूं तो देखिए टॉप 5 कस्टमर से 72% ऑफ द रेवेन्यू आता है। और ये टॉप 5 कस्टमर कहाँ हो सकते हैं? बड़े बड़े कस्टमर्स होंगे, कहाँ होंगे? यूरोप में होंगे, यूएस में। और ये टॉप 5 कस्टमर 72% ऑफ द रेवेन्यू इनको ला के देते हैं। अगर उनका बिजनेस में, अगर वो कस्टमर यूरोप में है, उनके बिजनेस में दिक्कत आया तो आप समझ जाइए क्या पॉसिबल हो सकता है फ्यूचर। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंडिया में इन लोग का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है, बियरिंग केजेस का बात कर रहा हूं तो 1100 यूनिट्स का है। प्रोडक्शन वॉल्यूम 670 करते हैं तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 61%। चाइना में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 63 है, रोमानिया में 80%। और कैपेसिटी बहुत छोटा ही है। तो मेन कैपेसिटी बोले तो इनका इंडिया में ही है, चाइना में कोई खास कैपेसिटी इनका है नहीं। कास्टिंग का जो कैपेसिटी है इनका मेनली जो है पूरा का पूरा रोमानिया में ही है। और वहां पर 63.4% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी हो रहा है। तो की फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो फ्री कैश फ्लो अभी इस साल नेगेटिव हुआ है। और मेरे को फ्री कैश फ्लो नेगेटिव होता हुआ कभी अच्छा नहीं लगता कंपनी। डेट आप देखो तो पिछले साल से यहाँ पर बढ़ गया है, जिसको ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आईपीओ में रिड्यूस करेंगे, तो दैट इज ओके। रिटर्न ऑन ये ROACE क्या है? रिटर्न ऑन एसेट समथिंग, आई डोंट नो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए बेसिकली, तो ये 24.9% बता रहा है। रेशियो ऑफ इबिटा टू नेट कैश फ्लो इज 5.1। तो इससे पता चलता है कि ये जो इबिटा है वो तो ठीक ठाक रहा है, बट जो नेट कैश फ्लो रहा है वो काफी खराब हो गया। इस वजह से रेशियो बढ़ता हुआ दिखा। नेट डेट टू नेट वर्थ ठीक है 0.7 है, विच इज ओके। नेट डेट टू इबिटा इज 1.9, ये भी वैल्यूएशंस ओके है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो 4.6 इज वेरी गुड। जो अच्छा है उसे अच्छा बोलना पड़ेगा। जो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो 4.6 है, ये बहुत अच्छा है कंपनी। सेगमेंट वाइज अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग से इनका मेन रेवेन्यू आता है, आप देख लो। सोलर से कोई खास नहीं है, 83 करोड़ का रेवेन्यू, तो इसको देख के भी कोई मतलब नहीं है, वो भी लॉस में थी। तो मेन इनका जो भी प्रॉफिट आता है वो इंजीनियरिंग डिवीजन से ही आता है। ठीक है। फिर हम लोग बात करें इनका बोरोइंग्स का, अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इनके 240 करोड़ का है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इनके पास 134 करोड़ का है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 22 करोड़। तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आई थिंक आईपीओ के पैसे से ये लोग चुका देंगे। कैश फ्लो नेगेटिव है, जैसा मैंने बताया। फ्री कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो सिर्फ 36 करोड़ का था, उसमें इन्वेस्टिंग 51 करोड़ हो गया, तो फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हो गया। अब इससे पहले पीयर कंपैरिजन में चले, हम लोग देखते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट का मैं बात कर रहा था वो प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है। तो प्रोडक्ट आप देख सकते हो, जो हम लोग बियरिंग केज का बात कर रहे हैं, इस तरह का ये केज होता है। जहां पर मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, ये जो होल्स है इसमें एक्चुअली बॉल्स, जो बॉल बियरिंग्स होते हैं उसको फिक्स किया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये केज बनाने का काम करते हैं जिसमें बियरिंग्स को फिक्स किया जाता है। अब ये लोग कितने टाइप का बनाते हैं आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, ये लोग ब्रास का बनाते हैं, ब्रास का केजिंग्स बनाते हैं, स्टील का केजिंग्स बनाते हैं, पॉलियमाइड्स का बनाते हैं। और स्टैम्प्ड कंपोनेंट्स जो मैंने बताया कि इनके और भी एक प्रोडक्ट है स्टैम्प्ड कंपोनेंट्स, ये भी ये लोग बनाते हैं। तो दीज आर 4 मेन प्रोडक्ट्स जो ये लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर ब्रास केजिंग का इंपॉर्टेंस बताया, चाहे तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो कि ब्रास केज किस में काम आता है। साइलेंट विथ कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाई रिजिडिटी, हाई स्ट्रेंथ एंड सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर। ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है? ये रोलर केजेस में और बॉल बियरिंग केजेस होते हैं। ये मशीन होता है, स्टैम्प्ड होता है फ्रॉम ब्रास स्ट्रिप्स टर्न्ड आउट टू बी ब्रास ट्यूब्स। फिर यहाँ पर इनके स्टील केजेस है, इसको आप पढ़ सकते हो पॉज करके। पॉलियमाइड्स केजेस है, आप चाहें तो पॉज करके इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। फिर इनके स्टैम्प्ड कंपोनेंट्स में क्या क्या होते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज होता है, बियरिंग एंड सीलिंग में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होता है, ये सारा प्रोडक्ट्स। फिर इनका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट दे डू। अब आते हैं इनका कंपैरिजन करते हैं हम लोग पीयर से।
तो हर्षा इंजीनियरिंग अगर आप देखो तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 19.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 9.4%। तो ये अगर पीयर के मुकाबले देखें, टिमकेन इंडिया, एसकेएफ इंडिया, सुंदरम फास्टनर्स और रोलेक्स फिन्स, सबके मुकाबले ये रिटर्न काफी कमजोर है। प्राइस पीई अगर मैं देखूं, प्राइस टू अर्निंग्स का रेशियो, तो वहां पर अपने पीयर ग्रुप से सबसे सस्ते में पीई में मिल रहा है। बट उसके पीछे रीजन भी है। अगर हम लोग खाली बोलेंगे ये बहुत सस्ता पीई में मिल रहा है, तो उसके पीछे रीजन ये कि ये लोग रिटर्न नहीं कमा के दे रहे हैं। बाकी लोग 30, 32, 22% का रिटर्न दे रहा है, ये लोग कितना दे रहे हैं? 9% का रिटर्न। तो अगेन आप रिटर्न कम दोगे तो आपको ऑब्वियसली वैल्यूएशन भी कम ही मिलेगा ना। प्राइस टू बुक का देखें तो ये लोग 14-12 प्राइस टू बुक है, 3.1 है। तो अगेन प्राइस टू बुक में ये काफी सस्ता नजर आ रहा है। ईवी बाई इबिटा देखें तो वहां भी वैल्यूएशन सस्ता है। मार्केट कैप टू सेल्स देखें तो वैल्यूएशन सस्ता है। तो एक चीज मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि जो आईपीओ प्राइस ये लोग लेके आए हैं, वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव। तो ओवरऑल मेरे को बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस, बट बिकॉज ऑफ कि यूरोप में और अमेरिका में जो सिचुएशन अभी डेवलप हो रहा है, और इनका जितना रेवेन्यू यूरोप और अमेरिका और चाइना से आता है, वो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। तो एज एन इन्वेस्टर मैं क्या करूंगा, मैं इसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाऊंगा। वैल्यूएशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन बनेगा। बट फ्रॉम द इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप सोच रहे हो कि हम 6 महीना 7 महीना इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो आई थिंक थोड़ा सा आपको 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट देख लेना चाहिए और फिर मन बनाना चाहिए। लिस्टिंग में तो एक बार हो सकता है इनको बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन मिले, पर वो लिस्टिंग गेन सस्टेन करेगा या नहीं, बिकॉज आने वाला जो 2 महीना 3 महीना है, स्पेशली विंटर सीजन जहां पर गैस सप्लाई यूरोप को बंद हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर दिस कंपनी। और मेरे को लॉन्ग टर्म होल्डिंग में इसी चीज का थोड़ा सा इस कंपनी में रिस्क है। अदरवाइज मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है। और दूसरा है कि ये लोग रिटर्न जो कमा के दे रहे हैं, वो भी इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत कम है। तो वहां ठीक है, रिटर्न थोड़ा कम दे रहे हैं, पर उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन भी काफी चीप है। तो दैट इज ओके, मेरे को उसका ज्यादा टेंशन नहीं है। मुझे जो लग रहा है कि अगर सस्टेनेबल बेसिस पे अगर इसमें साल भर का इन्वेस्टमेंट अगर करने का सोचूं, तो क्या इस प्राइस में करना चाहिए, क्योंकि अभी आईपीओ आ रहा है, आज से 2 महीना 3 महीना बाद क्राइसिस चालू हो सकता है यूरोप में, उसका इम्पैक्ट इसके बिजनेस पे डेफिनेटली आएगा। तो दैट इज समथिंग टू वॉच आउट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, आपने इसका रिस्क को समझ लिया होगा, इसमें क्या फंडामेंटली अच्छा है कंपनी में ये भी समझ लिया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग और भी बहुत सारी कंपनीज पे इसी तरह से डीप डाइव एनालिसिस करते हैं। हम लोग का ऑब्जेक्टिव मेरा ये रहता है कि मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को इतना नॉलेज दे दूं कंपनी के बारे में, इतना इन डेप्थ एनालिसिस करके बताऊं कि वो लोग खुद नॉलेज वाइज एम्पावर हो जाए और किसी के भरोसे ना रहे, अपना खुद के नॉलेज के बेसिस पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। कहीं से उनको कोई नॉलेज बोरो नहीं करना पड़े, किसी से बोरोड कन्विक्शन का उनको जरूरत ना पड़े, वो लोग खुद अपने नॉलेज के बेसिस पे मार्केट में अपना कन्विक्शन बना के इन्वेस्टमेंट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनके साथ भी आप लोग बैठ के डिस्कस कर सकेंगे कि ये कंपनी अच्छी है या खराब। मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कंपनी में, मेरा जो ओपिनियन था, स्टडी था, मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो आपका डिसीजन है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मेरा पर्सनल ओपिनियन है तो मैं ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लॉट में इन्वेस्ट करना चाहूंगा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करूंगा। आई विल वेट फॉर 1 और 2 क्वार्टर, रिजल्ट देखूंगा, सितंबर का रिजल्ट देखूंगा, मे बी दिसंबर का रिजल्ट देखूंगा, यूरोप में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसके बाद हो सकता है इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक